अरे माइक्रोब्स आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ नहीं आएगा। कहाँ तक किया था रे लास्ट? अरे फंजाई तो हम पढ़ा रहे थे। फंजाई में हम लोगों को एस्को और बेसिडियो पढ़नी है ना शायद से। ये लेक्चर नंबर होगा तुम्हारा कौन सा? 7? ज्यादा लग गए। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हमारे पास लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसके अंदर हमने क्लासेस पढ़ी थी, नाम था फाइकोमाइसीरीज। फाइकोमाइसीरीज में जरूर दो ग्रुप थे, ओमाइसीरीज और जाइगोमाइसीरीज। हमको अलग अलग याद नहीं रखना, याद इकट्ठे ही कर लें तो ठीक है, कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, एक आधे कोई टिपिकल क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब। क्लियर? फाइकोमाइसीरीज को एल्गल फंजाई, फाइकोमाइसीरीज को एल्गल फंजाई कहने का रीजन, एक मेंबर्स में सेलुलोज की वॉल होना, और दूसरा कुछ मेंबर्स जूस्पोर्स भी बनाते हैं जो एल्गी में मिलने वाले कॉमन स्पोर्स होते हैं। राइट? अब बात आती है रिमेनिंग क्लासेस की। रिमेनिंग क्लासेस मतलब जैसे जैसे मेंशन करें क्यूमाइकोटा। क्यूमाइकोटा में कुछ कॉमन फीचर्स, क्यूमाइकोटा के कॉमन फीचर, एक वो सेप्टेट है। तो जो सेप्टेट है वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? मल्टी सेलुलर। ए सेप्टेट दिख रहे थे यूनी, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएट। यहां पे इनमें डिफरेंस था। तो नेक्स्ट, सेप्टल पोर्स आर प्रेजेंट। अब ये सेप्टल पोर्स क्या होते हैं? द सेप्टा इज नॉट कंप्लीट। क्लियर? सेप्टा कंप्लीट नहीं है। सेप्टा जब कंप्लीट नहीं होती तो आजू बाजू वाले सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल रूम में अगर डोर ना हो, ठीक है, तो इट इज पार्शियली पार्टीशनड, मतलब डोर अभी आने और जाने के चक्कर में वो बंद होता है। अगर डोर ना हो तो हम लोग बोलेंगे देर इज अ वॉल बट इट इज नॉट कंप्लीट, दरवाजे की जगह खाली छोड़ दीजिए। तो वॉल है लेकिन पूरी नहीं है। अच्छा, वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि वहां से कोई ऐसा पोर इतना बड़ा भी नहीं है कि न्यूक्लियस उससे निकल जाए, इसलिए वो रहेगा तो यूनी न्यूक्लिएट। लेकिन ऐसे फंक्शन करेगा जैसे सारे सेल्स के बीच में आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन, जैसे सारे सेल मिलके कुछ परफॉर्मेंस शो करते हो। ठीक, इसीलिए कहते हैं ये मल्टी सेलुलर है लेकिन सेप्टल पोर्स प्रेजेंट। जहां डिफरेंस आएगा वो पॉइंट जानने जरूरी है। यहां सेल वॉल इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल प्रेजेंट है, काइटिन से बना होता है। और एक खास बात जो इनके बारे में कहनी है, एंड दैट वन इज इनके अंदर होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। यानी डायकैरियन फेज मिलेगा जो अब हमारे लिए बिल्कुल नया है, इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। एस्को और बेसिडियोमाइसीरीज के अंदर अभी तक फंजाई में केवल नाम सुना था, यहाँ और ज्यादा आ जाएगा। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, पिछले फाइकोमाइसीरीज में सेक्सुअल स्पोर डिप्लॉइड थे, जाइगोस्पोर और oospore। पीछे से कंपेयर करते चलो भाई, बहुत जरूरी है। और ऑफन फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, इनमें फ्रूटिंग बॉडीज भी बनती हैं।
मैं आपको बता रहा हूं कि यहां क्या कंडीशन है, तो हम कहेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट आर, पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरे को कहेंगे यहां पे डायकैरियन फेज, या आप इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस सॉरी सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। फिर आएगा कैरियोगेमी एंड देयर आफ्टर कम्स रिडक्शन डिवीजन। ये तो ऊमाइकोटा से अलग है। ऊमाइकोटा में डायकैरियन फेज नहीं था। तो ये सीक्वेंस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर कुछ अलग आया, जहां पर कंपैरिजन आए, वी विल डू इट, वहां इसको करा जाएगा कंपेयर। डन। अब देख भाई, ये सीक्वेंस हो गया। अब हम देखते हैं दो क्लासेस आती तो यूमाइकोटा में कितनी है, तीन, एस्कोमाइसरीज, बेसिडियोमाइसरीज और ड्यूटेरोमाइसरीज आती, ये तीन है।
हम अभी दो को कंपेयर कर रहे हैं, तीसरी हमें कंपैरिजन लाइक बनती नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं बाद में देखेंगे, पहले एस को और बेसिडियो करते हैं, जगह नहीं है, सीधी बात। दो के लिए है, तीसरे के लिए नहीं। समझ गए? लिखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए उसमें, अब तो करें कंपैरिजन। तो एस को और बेसिडियो को जब मैं कंपेयर करूं, करेक्टर देख ले भाई पीछे, सेल वॉल नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों में काइटिन की होती है, तो पीछे ये कंपैरिजन कट। दोनों सेप्टेट होते तो पीछे ये कंपैरिजन कट, मतलब आगे सेप्टल पोर प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं, इसलिए ये पढ़ेंगे। एस्कोमाइसिटीज के अंदर लिखते हैं सिंपल सेंट्रल पोर, जबकि यहां लिखा जाता है बैरल शेप्ड। डॉलीपोर, राइट, एक सिंपल सेंट्रल पोर और उधर डॉलीपोर है। नेक्स्ट अगला, दूसरा करेक्टर। ठीक है, दूसरा करेक्टर ये कि यहां हमने नहीं लिखा है लेकिन हमें पहले से मालूम है यीस्ट बिलोंग करेगा एस्कोमाइसीरीज, तो लिखो मैं क्लास ऑफ ट्रू यीस्ट। ये ट्रू यीस्ट की क्लास है, इसका मतलब है इसमें यूनिसेलुलर मेंबर भी मिलेंगे, उधर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये बताने के लिए यहाँ पे जरूरी बनता है कि एक मिनट, बाकी मेंबर भी लिख दूं। टू यीस्ट लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, लिख दो, चेक करो, माइसेस। लाइन में बाद में इकट्ठे खींचूंगा सारों में। ये क्लास है किसकी, डेलिकेसीज। लाइक डेलिकेसीज मतलब आने वाली चीजें, राइट, डेलिकेसीज लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स का नाम मॉर्शेला, ट्रफल्स का नाम ट्यूबर। और एग्जाम्पल देखें, येलो पे आ गया था, और कौन एग्जाम्पल आते हैं इसमें, तो सबके नाम यहीं पे बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल जिससे मैं लिखूंगा पिंक मोल्ड, आ जाना चाहिए, इतने में आ जाएगा। यूज्ड इन बायोकेमिकल वर्क, यही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। जैसे एक इस बैच में चालू नहीं हुआ, एक और एक बैच में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चालू नहीं हुआ है, इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहने दिया गया है और माइक्रोब्स ले लिया है। तो ट्रफल्स पिंक, इधर पिंक मोल्ड, नाम यहाँ पे न्यूरोस्पोरा आएगा, लिखता हूँ यूज्ड इन बायोकेमिकल वर्क एंड जेनेटिक्स। एक मिनट, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं मतलब, कॉमा, सोर्स ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, ब्रैकेट में इसका भी साइंटिफिक नेम आएगा, आ जाएगा इतने में। चलो पहले लिख दूं, न्यूरो पोरा पेनिसिलियम। बताया किसी ने चार चार क्लास होगी, है टाइम टेबल 4 क्लास का अगले हफ्ते का।
बोला था क्या? बस ऐसे ही चलेगा तो जनवरी में सिलेबस खत्म तुम्हारा। क्या करेगा? जब सिलेबस खत्म और एग्जाम के बीच टाइम ज़्यादा होता है ना, कोई रिवीजन नहीं करता, तब उधमखोरी करते हैं बस। कुछ एग्जाम्पल चलते जा रहे हैं यहाँ पे, और भी है। एक नाम जिब्रेला यूजी कोराय। एक और नाम सोर्स ऑफ एलएसडी। एलएसडी वही हेलुसिनोजन। क्लेविसेप्स। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जीनस ही काफी रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, सारे याद रहने हैं इतने। इधर दिस इज क्लास ऑफ ब्रैकेट पंजाए इधर पे लिख दूंगा। टोडस्टूल, कॉमन एडिबल मशरूम, अब बॉल नहीं लिख, पॉलीपोरस, एमेनिटा एगेरिकस, पफ बॉल्स, लाइकोपरडॉन, रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया, मट, उस्चिलागो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन करते हैं हम।
इतने मतलब पता ही होने चाहिए नाम, एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं है, इतने इनफ है। डन। इन सबको अगर मैं देखूं ना, मैं टिक लगा रहा हूं अलग अलग, ध्यान से देखना। नहीं, ग्रीन लगाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो पैरासाइट हैं, ठीक है, उनके लिए अलग चलेंगे और बाकियों के लिए अलग। अब जैसे ये पैरासाइट है, क्लेविसेप्स पैरासाइट है, यहाँ उस्चिलागो भी पार्ट टाइम पैरासाइट है, पक्सिनिया फुल टाइम पैरासाइट है, और इधर एमिनिटा पैरासाइट तो नहीं बोल सकते लेकिन पॉइजनस है। बाकी एग्जाम्पल जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे टेक्रोमाइसिस हो गया, मॉर्शला हो गया, ट्यूबर हो गया, न्यूरोस्पोरा है, इधर पेनिसिलियम है सेप्रोफाइटिक, यहाँ ब्रैकेट फंजाई, वो जो पेड़ों के ऊपर, पुराने पेड़ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ऐसे लगी रहती है ना, कटोरी सी घुसी हुई, वो है ब्रैकेट फंजाई। नहीं, नहीं चमक रहा, पुराने खिड़की दरवाजे पे कभी देखा नहीं क्या? हाँ यार, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है कुछ, नई नई चीजें देखा करे। देखा है ना? ये नहीं देखा फिर क्या देखा तो? ठीक है, नाम जैसा है वैसा ही है। क्लियर, ब्रैकेट फंजाई, ऐसे घेरते हुए। अरे किसी को लोग, किसी को भी मशरूम बोल देते हैं, सारी फंगस को लोग मशरूम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, कॉमन एडि, इसलिए यहां पे लिखा कॉमन एडिबल मशरूम। एमिनिटा सेप्रोफाइटिक है, एगेरिकस सेप्रोफाइटिक है, पफबॉल सेप्रोफाइटिक है। अब देखने में बहुत अंतर थोड़ा ना इनके और एमिनिटा के, लेकिन बाकी चीजें इनको अलग बना देती हैं। अब जैसे इनमें से जिसे खाया जाता है, तो खाने वाले एग्जाम्पल मॉर्शेला, ट्यूबर और एगेरिकस। अब मैं किसी से पूछ दूं एकदम, बोलूं एडिबल फंजाई के 3 एग्जाम्पल बताओ, तुरंत से 2 एग्जाम्पल निकलते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तीसरा याद ही नहीं आता, क्योंकि जब एस्कोमाइसिटीज लिखा है बुक में तो साथ में लिख दिया है एडिबल फंगस लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स, और जब मशरूम लिखा है तो वो लिख नहीं रहे हैं एडिबल। बोलेंगे भाई इतना तो तुम्हें पता ही होता होगा कि मशरूम क्या है, एडिबल है, मार्केट में इतना कॉमनली बिकता है। मॉर्शेला थोड़ा ना इतना कॉमनली बिकता है भाई, बहुत महंगी चीज है। ठीक है, दसियों गुनी महंगी चीज है ये, एज कंपेयर टू मशरूम। मशरूम कहाँ 200-250 ग्राम का पैकेट आता है 40-50 रुपए में, और मॉर्शेला ठहरा कहाँ 5,000-7,000 रुपए किलो वाला, 1,000 का, और दूसरा 5,000-6,000 का, है डिफरेंस। तो ये आराम से नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। और जो मशरूम हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाले, वो आर्टिफिशियली कल्चर्ड होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। मॉर्शेला वगैरह नेचुरली ग्रोन होते हैं, इन्हें आर्टिफिशियली कमरे के अंदर बोरी में कोई नहीं ग्रो कर रहा है, इसलिए कॉस्ट ज्यादा ही बनी रही। हो गए? हो गए, नेक्स्ट पेज पे चले। एडिबल का ध्यान रखना, 3 एडिबल फंजाई, 3 एडिबल फंजाई, 2 याद आएंगी लोगों को, तीसरी याद ही नहीं आएगी। इस पेज पे लिखिए। तो यहाँ जिस तरीके के मेंबर है उस तरीके से लगता है इनमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो या तो पैरासिटिक टाइप का होगा या फिर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफाइटिक,
इवन कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस मतलब डंग पर ग्रो करने वाले हैं, हालांकि डंग मोल्ड पहले लिख चुके हैं, लेकिन इसमें भी कॉप्रोफिलस होंगे। और पैरासिटिक, सेम लाइन इधर जो मैं लिखूंगा, मैं सेप्रोफिटिक लिखूंगा और कॉप्रोफिलस नहीं लिखूंगा, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिट और पैरासिटिक। देन अदर थिंग, खास बात सेप्टल पोर वाली बात हो गई है। अब क्या डिफरेंस होगा, सीधे बढ़ते हैं, सीधे किसके तरफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं कहता हूं यीस्ट के जैसे मेंबर्स में, यहां यीस्ट के जैसे मेंबर में दो चीजें मिलती हैं, एक फिजन या फिर क्या मिलेगा, बडिंग। यूनिसेल्युलर का है ना बेटा, ध्यान देना, किताब में थोड़ा ना मिस्टेक हो गया है, उन्होंने लिखा है वेजिटेटिव फिजन एंड बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। पता नहीं कौन से मुगालते में जी रहे थे कि वहां पे उन्होंने लिख दिया फिजन और बडिंग को वेजिटेटिव। कैसे हैं, एसेक्सुअल। वो आज नहीं कल सुधारेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज सीख लें, समझे। नेक्स्ट, ये बात हुई यीस्ट की। दूसरा, मोस्ट कॉमनली बाय कोनिडिया। अब तुम कोनिडिया के बारे में बहुत चीजें जानते हो। कैसा स्पोर है, एक्सो या एंडोजिनस, एक्सोजिनस। मोटाइल या नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। फोटो भी पढ़ी है ना हमने, किसमें, एस्परजिलस में। अब देख, पीछे मैंने एस्परजिलस नहीं लिखा, अपन यहां लिखेंगे 2.5 का ए नहीं बी। कौन दिया है वो, ये कौन से कलर से लिखेंगे मेंबर, वाइट से साइंटिफिक नेम है, एस्परजिलस। राइट, फोटो समेत वाली बात हो रही है। इधर मैं कहूं वेसिडियोमाइसिटीज में तो अलग ही कहानी चल रही है। बोले एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, ले एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। ये हो गया खास करेक्टर, यही बनेंगे क्वेश्चन, समझ गए कि किसी क्लास के अंदर ये करेक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो बोल रहे हैं और क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। मशरूम में भी होता है, एग्जाम्पल मशरूम है। उसकी जो फोटो दी हुई है वो मैं बनाऊंगा जब मौका लगेगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ नाम रिपीट कर रहे हैं। ये सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। हो गया, नेक्स्ट पेज देना पड़ेगा, आमने सामने रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे।
हो गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वो क्लासेस हैं जिनके अंदर 3 नहीं, कितने इवेंट मिलते हैं? 4, राइट? डाइकैरियन फेज भी एग्जिस्ट करता है, ये कॉमन बात बता चुके हैं। लेकिन कुछ अनोखा जो बताना है वो ये है कि एस्कोमाइसिटीज में ना डाइकैरियन फेज है तो सही, लेकिन कैसा होगा? शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे डाइकैरियन फेज बना लेकिन शॉर्ट लिव्ड, यानी कैरियोगेमी डिले हुई, उतनी भी डिले नहीं है। और यहां डाइकैरियन फेज कैसा हो गया? प्रोमिनेंट, ज्यादा लंबा। हम लिख सकते हैं डोमिनेंट। मतलब सेकेंडरी माइसीलियम ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। प्लॉइडी क्या होती है डाइकैरियन की? बोलिए, याद है कि भूल गए? हैप्लॉइड होती है ना? तुम लोगों को आदत डलवानी पड़ेगी साथ में बोल बोल के लिखने की, तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर? तो ये लंबे टाइम तक हैप्लॉइड है, ये ज्यादा लंबे टाइम तक मोनोकैरियोटिक ही रहेंगे, डाइकैरियोटिक नहीं। मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक दोनों केसेस कैसे हो सकते हैं? सिंगल न्यूक्लियाई वाले और हैप्लॉइड। ये मोनोकैरियोटिक ज्यादा लंबे हैं और वो डाइकैरियोटिक। मेल सेक्स ऑर्गन, एक मिनट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी माइसीलियम है, पीछे पन्ना पलटिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल कैरेक्टर में पहुंचो। जनरल कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन से ठीक ऊपर लिखा हुआ, ये लिखा, ये जो ऐसा बन गया है जिसमें 2 अलग अलग गैमीट के न्यूक्लियाई आके साथ में रुक गए हैं, फ्यूज नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी माइसीलियम, हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एंथीडियम, यूजुअली इट एस्कोगोनियम रेस्पेक्टिवली। उगोनियम नहीं, यहां पे एस्कोगोनियम वर्ड चलता है। चलो सेक्स ऑर्गन है तो सही। इधर देखें, ये बोल रहे हैं सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। किसके लिए बात चल रही है तो वो भी बता देता हूं। यहां लिखा सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ये सारी बातें किसके लिए हुई? एगेरिकस के लिए, याद रखना। कंटेक्स्ट में एगेरिकस यानी मशरूम है, पूरी की पूरी क्लास नहीं है। लेकिन किताब में जैसा चल रहा है उसी फ्लो में चलिए। कोई बोले मेंबर्स लैक सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, कौन सी क्लास? बेसिरियो माइसरीज। ज्यादा नहीं सोचना, आंसर लगाना। तो फिर डाउट ये है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ये तुम्हें कैसे पता लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? भाई तभी तो डाइकैरियन बनेगा, तो डाइकैरियन बनेगा ही नहीं। तो डाइकैरियन करने के लिए पहले 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई को साथ भी तो आना पड़ेगा, तो वहां पे कौन फ्यूज करेगा? तो वो कहते हैं यहां यहां ऐसा केस हुआ कि सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, मतलब मेल और फीमेल के जैसे डिफरेंट स्ट्रेन्स अंडरगो प्लाज्मोगेमी, या फ्यूजन भी लिख सकता हूं। इसे नाम दिया जाता है, किताब में नहीं है लेकिन सीख लो, सोमेटोगेमी। लो जी, कौन फ्यूज कर रहा है? सोमेटिक सेल ही गैमीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और फिर कैरियोगेमी एकदम से नहीं हुई,
लंबे टाइम तक टिक गए डाइकैरियन फेज में ही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सेक्स ऑर्गन है, फ्यूजन भी होगा वगैरह वगैरह। आगे जो कंडीशन है वो जानना ज्यादा जरूरी है। कैरियोगेमियन रिडक्शन डिवीजन मतलब बाकी बची स्टेजेस। अकर इन, स्ट्रक्चर का नाम है एस्कस। यह है सैक लाइक स्ट्रक्चर। देयरफॉर क्लास इज सैक फंजाई, इसलिए हमने इसको सैक फंजाई कहा है। यहां लिखते हैं कैरियोगेमियन रिडक्शन डिवीजन। अकर इन, तो इसे लिखते हैं बेसिडियम। एंड बेसिडियम इज क्लब लाइक स्ट्रक्चर। क्लब का मीनिंग समझो। क्लब का मतलब वो नहीं क्लब गए जिम क्लब, ऐसे नहीं। क्लब का मतलब होता है एक शेप। कैसा शेप? ऐसा, ठीक है। या एक तरीके का ग्लव जिसमें उंगलियां अलग नहीं है, मिट्टन समझते हैं। या वो माइक्रोवेव में किसी बर्तन को रख के निकालने के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें उंगलियां अलग नहीं होती। वैसे क्लब नाम कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, वो देखो। बेसबॉल में गेंद को पकड़ने के लिए जैसा ग्लव होता है वो भी क्या कहलाता है? क्लब। गोल्फ में जो स्टिक होती है उसका भी शेप वैसा ही है, वो भी क्या कहलाता है? क्लब। इसका भी शेप क्लब, राइट। कैसा? ये ऐसे गए, ये ऐसे हो गए। क्लियर? इसलिए उसको बोल रहे हैं क्लब लाइक। यहां इसलिए क्लास का नाम क्या बना दिया है? देयरफॉर क्लास इज क्लब पंजाय। हाँ जी, हुए। जब पढ़ोगे ना, धीरे धीरे पढ़ना फंगस। आगे के पॉइंट पढ़ते समय पीछे जनरल कैरेक्टर जो लिखे हैं वो याद आने चाहिए, समझे? ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में पढ़ा लो, नहीं। नोट्स जब पढ़ने हैं तो धीमे पढ़ने हैं। एनसीईआरटी जब पढ़नी है जल्दी पढ़नी है, समझ गए? एनसीईआरटी जब पढ़नी है जल्दी पढ़नी है, नोट जब पढ़ने हैं तो धीरे पढ़ने हैं।
क्योंकि एनसीईआरटी को जल्दी पढ़ के हमें वो सारे टॉपिक देख लेने जहां पर हम लोग अटकते हैं, नोट्स में वो चीजें डिटेल हो जाएंगी, इसलिए वो थोड़ा सा धीरे पढ़ने। क्वेश्चन की लाइनें जो हैं वो नोट्स में इंक्लूडेड है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसी लैंग्वेज नोट्स में है, एनसीईआरटी में नहीं। वो तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है ना, फिर वो तो फिर दोनों ही जगह है। लेकिन बात ये ना, वहां पे बड़े पैराग्राफ होते हैं और हम एकदम से उसको गेन नहीं कर पाते। और जब कोई कंपेयर करने को बोलता है, जैसे एज कंपेयर टू एस्कोमाइसिटीज बेसिलोमाइसिटीज में होता है, अब उसमें एक पैराग्राफ अलग दूसरा पैराग्राफ अलग, कैसे बताएं? यहाँ पे सब आंखों के सामने। फोकस किसे कहते हैं? ध्यान। किसे कहते हैं? कि जब आप आंख बंद करें और जो पढ़ रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, वो आपके आंखों के सामने लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, इसे बेस्ट माना गया है। राइट? इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ नहीं है। लोग बाग जो कहते हैं ना साधु वाधु हो गए और वो खूब मंत्र मंत्र करते हैं, ये वो ऐसा वैसा, वो आंख बंद करके क्या सोचते हैं? जो उन्होंने पढ़ा है वही चीजें उनकी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं। तो तुम उनके कान के बगैर बाजू में जाके कितना ही शोर करो, क्योंकि उनकी आंखें क्या देख रही हैं उस समय? वो लिखा हुआ देख रही हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। समझे? आंख खुलेगी, डिस्ट्रैक्शन के लिए एक सेंस ऑर्गन और खुल जाएगा। कान खुले हैं, डिस्ट्रैक्शन हमेशा आएगा ही आएगा, दूसरी आवाजें सुनाई देगी, इसलिए मैंने आंख क्या कर लिए? बंद। कानों में दूसरी आवाज आए भी, उससे पहले ही मैंने क्या करा? मन ही मन कुछ चीजें इतनी जोर से बोलनी चालू कर दी कि मेरे कान बाहर की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और मेरा ध्यान लगा रहा है। इसलिए मैं वो वाले अल्फाबेट, वो वाले शब्द याद करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने क्या करे थे, कहीं पर पढ़े थे, उसकी फोटो मुझे सामने दिखाई दे। तरीका यही है सारी चीजों को रिकॉल करने का। अगर ऐसा रिकॉल होता है मतलब बेस्ट जा रहे हो। मतलब इतने लेवल पर किसी चीज को रिकॉल करना या किसी चीज को याद कर पाना, चैंपियन हो गए, जिंदगी में ना भूलने वाले, सवाल ही नहीं उठता। फिर तो सोते हुए में भी मालूम है पढ़ रहे होगे तुम, सोते हुए में भी पढ़ रहे होगे। ये नहीं कि सर नीचे करा और टीचर पूछ रहा क्या कर रहे हो, सर कुछ नहीं सर याद कर रहा था। पढ़ने का बेस्ट यही वे है, ठीक है? इससे अलावा कोई तरीका है ही नहीं। अब सर मुझे सारे वर्ड्स याद नहीं आते, मत कर, कोशिश करना चालू कर, सिलेक्टेड वर्ड्स भी याद आएंगे ना, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। सर ज्यादा देर तक नहीं कर पाता, ऐसा लगता है मैं थक गया, थकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें क्या लगता है बॉडी की 60% एनर्जी तो बैठे रहने में खर्च हो जाती है। मैंने किसी को बोला मैंने अपना 8 किलो वजन कम कर लिया, मतलब क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक है? मैंने बताया ना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बिना कुछ करे 60% एनर्जी आपकी खर्च हो जाती है। बस क्या करो? कम खाओ, यानी एनर्जी इनटेक क्या कर दो? कम। तो जो लॉसेस हो रहे होंगे वो और बढ़ जाएंगे, वजन खुद ब खुद घट जाएगा। राइट? कोई कहता ना यार तेज भागना चाहिए, उससे एनर्जी क्या बोलते हैं, उससे वजन कम होता है और ये वो फैट कम होता है। पहली बात, बुद्धि नहीं है लोगों को। बायोलॉजी अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? बताओ, जब तुम तेज एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, तो तुम्हारा शरीर कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा होता है, एरोबिक या अनएरोबिक? अनएरोबिक, है ना? और आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि फैट केवल एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है। कैसे? एरोबिकली। मतलब भागने दौड़ने में तो तुमने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी, फैट वहीं का वहीं। तो जब तुम तेज दौड़े तो तुमने अपनी बॉडी से मालूम है क्या लूज किया? सिर्फ वाटर। वो तुम वैसे ही कम कर सकते थे, वो तो तुम ऐसे ही कम कर सकते हो। मैं अगर नमक और चीनी खानी छोड़ दूं, ठीक है, मेरा ऐसे ही वजन अगले दिन कितना हो जाएगा? 2 किलो कम। नमक चीनी छोड़ दूं, अगले दिन मेरा वजन कितना कम आएगा? 2 किलो।
ये 2 किलो तो आता जाता रहता है, समझे? तो ये कॉमन सी बात होती है। अब जरा मेरा वाटर इनटेक जो है ना बड़ा नाप के है, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है। अब तो मेरी बॉडी पर अगर मैं पानी ना पीऊँ या नमक चीनी ना खाऊँ ना, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैंने उसको वैसे बैलेंस कर रखा है, सीधा सिंपल सिस्टम है। तो यानी हम ये कहते हैं कि दैट ये बहुत ईजी होता है कि हम अपने सारे रूटीन को अपने से कंट्रोल कर लें। अब लोगों से होता नहीं ना, दिक्कत ये है। तो बिना कुछ करे कैसे वजन घट घट गया? तो हमने कहा खाओ कम, आराम करो ज़्यादा। तो 60% वहां चला गया। अब बाकी कहाँ जाएगा? बोला तुम भागे वागे नहीं। बोला हम रनिंग ही करते हैं। रनिंग स्ट्रेंथ के लिए की जाती है, मसल बिल्डिंग के लिए। अब मैं कर रहा हूं अपने खाने में कटौती और मैं भाग रहा हूं तो भाई कमजोर हो जाऊंगा ना, राइट? मैं खाने में कटौती करूं और भाग रहा हूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा वजन नहीं घटेगा, मैं गिर पड़ूंगा तुरंत। तो इसलिए मैं भागूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? वॉक करूंगा। वॉक करूंगा तो मेरी बॉडी हमेशा कौन सा रेस्पिरेशन करेगी? एरोबिक। ठीक है, थोड़ा कम खाने का, आराम ज्यादा करने का और थोड़ा ज्यादा चलने का, काम खत्म, हो गया, डन। मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। बाहर की तली वाली चीजें ज्यादा मत खाओ कि मतलब रोज ही कुछ ना कुछ निपटाने में लगे हुए हैं। ऐसे मना नहीं करता, एक आध दिन खा लो, महीने में 2 दिन खा लो, बस बहुत है। ऐसा नहीं कि हर कभी मतलब आज चल पनीर टिक्का खाएंगे, चल आज अपन दही बल्ले खाएंगे, चल आज पानी पूरी निपटाते हैं, चल आज छोले भटूरे खाएंगे, हैं? वजन नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता। बात यह है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब भूख लगती है और तब तुम खाते हो ना, तो उससे वजन नहीं बढ़ेगा। तो कुछ भी खा, देख कर खाने से स्टिमुलेशन। वो खा रहा है, चल मैं भी खाऊंगा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बोला चल कुछ खाने चलते हैं, ऐसे वजन ऐसे बढ़ता है, समझे? मतलब खुशी से खा रहे हैं, भूख से, भूख से खाओगे वजन नहीं बढ़ेगा, खुशी से खाना पड़ेगा, मतलब बेमतलब से। मतलब ये नहीं कि मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, मेरा दोस्त खाना खाने गया, मुझे इसी बात की खुशी है, चल मैं भी तेरे साथ खाना खाने चलता हूँ। फिर दूसरा दोस्त आया, तूने खाना खा लिया? हाँ खा तो लिया। अरे यार मैं खाना खाने जा रहा था, कोई बात नहीं मैं भी चलता हूँ। फिर चले गए। अब ऐसे करते करते मैंने मान लो 2 दोस्तों के साथ में 2-2 रोटियां भी खा ली। और जब मैं खुद गया था तो मैंने 3 खाई थी। तो वो 3 के बजाय वो जो मैंने 2-2 करके 4 खाई है ना, वो और ज्यादा इफेक्ट दे देंगी। प्लस सिनर्जिस्टिक, 1+1 > 2, राइट? ये आधे लोग इसीलिए ज्यादा भारी हो जाते हैं। तू क्या खा रहा है? चिप्स। ठीक है मैं कुरकुरे ले लेता हूं। ऐसे वजन बढ़ेगा आपका। और वजन बढ़ाना क्यों है? अंडर वेट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? ज्यादा अंडर वेट नहीं होना चाहिए, दिक्कत ये है। वजन बढ़ाना ही क्यों है? बढ़ाने के लिए तो बहुत तरीके हो सकते हैं, घटाने के लिए तरीके नहीं है। क्योंकि आधे लोग तो आपको मैं बता ही रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे तरीके बता रहे, रनिंग करो, रनिंग करने से वजन घट रहा है, बताओ। उल्टा आदमी ज्यादा खाने लगेगा, फिर 7 दिन बीमार हो गया, भागने नहीं गया, 6 किलो घटाया था, 8 किलो बढ़ा लेगा, क्योंकि भूख तो उतनी रहेगी ना। तो ये यहां तक आए। अब हमने क्या पीछे एस्कस और बेसिडियम के नाम जनरल करेक्टर में नहीं लिखे, हमने क्या नाम लिखे थे? हमने लिखा था एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प। अब सारी की सारी फंगस जो एस्कोमाइसीरीज में आती हैं, वो सब की सब क्या बनाएंगी? एस्कस। यीस्ट भी एस्कस बनाएगा यूनिसेलुलर होके। सारी की सारी फंगस जो बेसिडियोमाइसीरीज में आती है बेसिडियम बनाएंगी। लेकिन सारे एस्की मिलके एस्कोकार्प बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यीस्ट में एस्कोकार्प नहीं होता लेकिन एस्कस है, प्लूरल होता है एस्की। सारे के सारे बेसिडिया मिलकर बेसिडियो कार्प बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पक्सीनिया में नहीं बनता,
लेकिन मशरूम में बेसिडियो कार्प बनता है। ऑल एस्कोमाइसिटीज फॉर्म एस्की। all basidiomycetes form बेसिडिया, और इसके लिए कहते हैं एस्की। एंडोजिनसली फॉर्म एस्कोस्पोर्स। फ्लॉइडी कैसी होगी? एन। और बेसिडिया एक्सोजिनसली फॉर्म। बेसिडियो स्पोर। फ्लॉइडी एन। मेन बात क्या याद रखो? एक्सोजिनस और एंडोजिनस। ये एंडोजिनसली बना, ये बना है एक्सोजिनसली। इसमें एसेक्सुअल स्पोर बना था, एक्सोजिनस बना था। सेक्सुअल स्पोर बनाए, एंडोजिनस बनाए। एस्कोस्पोर कौन है? एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। ये कौन है? सेक्सुअल स्पोर है। इन मशरूम बेसिडिया टुगेदर फॉर्म, सबने मिला के, सारे बेसिडिया ने मिला के टुगेदर फॉर्म बेसिडियो कार्प। और इधर इन मॉरल्स, ट्रफल्स एक्सेट्रा बट नॉट यीस्ट। यीस्ट में नहीं। एस्की एग्रीगेट एज एस्कोकार्प। और पता है ये जो लिखा है ना मशरूम, मशरूम का लिखा है बेसिडियो कार्प, यही दिया है फिगर 2.5 का सी। एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम। मशरूम में क्या खाया जाता है? बेसिडियो कार्प, जिसकी फोटो दी है। वैसे ही मॉरल्स और ट्रफल्स में जो पार्ट एडिबल है उसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। एडिबल पार्ट इन मॉरल्स एंड ट्रफल्स। लो जी, हो गए। अब आती है बारी ड्यूट्रोमाइसीटीज की।
डन है। अब यहां जब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोगों ने यूमाइकोटा में एस्को और बेसिडियो के भाई बना के रख दिया। कारण सिर्फ एक ही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, राइट, सिर्फ एक ही कारण से। लैक सेक्सुअल स्टेजेस, इनमें सेक्सुअल स्टेजेस नहीं है। और हमने कहा है क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी स्टेजेस चाहिए रहती हैं, सेक्सुअल स्टेजेस। वो पढ़ो ना, 3 कैरेक्टर थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस लिखा है, पलटो, देखा करो, मैंने 10 बार बोल दिया है, राइट। क्लासिफिकेशन में 3 बेसिस हैं, एक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, दूसरा लिखा है काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर, और तीसरा लिखा है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के नाम अभी हुए एस्को और बेसिडियोमाइसीरीज में। तो हम लोग कहते हैं कि इन 3 में से ड्यूट्रोमाइसीरीज सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस में एस्को बेसिडियो के जैसा है, नीचे के दोनों कैरेक्टर उसमें नहीं है, यानी लैक सेक्सुअल स्टेजेस। इसीलिए हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट, आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, राइट। इसलिए इसको कहा जाएगा फंजाई imperfecti, hence named as फंजाई imperfecti। और जब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग फंजाई imperfecti के टर्म्स में, तो उसको भी सुन लो। हमने कहा फंजाई imperfecti जब मेंशन किया है तो आगे की चीजें सुन लीजिए क्या क्या है। तो फंजाई imperfecti कहा, यानी परफेक्ट बनाने के लिए चीजें चाहिए, कौन सी, सेक्सुअल स्टेजेस। देन व्हाई इट इज केप्ट, फिर सुन लो, व्हाई इट इज केप्ट along with एस्को एंड बेसिडियोमाइसीटीज। किसके बेसिस पे, हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। राइट, माइसीरीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, कैसी है इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, बीइंग सेप्टेट, राइट, इनकी थैलस सेप्टेट माइसीलियल है, जैसा किसमें होता है, एस्कोबेसिडियो में, और पिछले मेंबर फाइकोमाइसिटीज में नहीं होता, इसलिए इसको यहां रखना चाहिए था, ना कि फाइकोमाइसिटीज के साथ किया। इफ वंस द स्टेजेस आर डिस्कवर्ड, अगर सेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कवर कर लिया, अगर, ठीक है, अगर सेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कवर कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप बदल जाएगा, राइट। अभी सेक्सुअल स्टेजेस है नहीं, जब सेक्सुअल स्टेजेस आएगी तो इसको शिफ्ट करना पड़ जाएगा या चेंज करना पड़ जाएगा। तो एज सेक्सुअल स्टेजेस get discovered, these are often moved to एस्क्वेन बेसिडियोमाइसीरीज। अच्छा, तब इन्हें हम एस्को और बेसिडियोमाइसीरीज में ले जाएंगे। ठीक है, तब इसको एस्को और बेसिडियोमाइसीरीज के अंदर ले जाते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नाम है
फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म। इसका लिविंग स्टेटस होता है कि दैट दिस वन इज सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइट है। और ये ग्रो करती है डेड डिकेइंग पर, और ये बिलोंग करती है इम्परफेक्ट स्टेज को, या कहिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को। लेकिन क्या है, समय बदला, इसको खाने के लिए डेड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला, तो बोला यार हम डेड डिकेइंग मटेरियल तो ऑब्टेन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो कुछ क्या होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, तुरंत अपनी फिजियोलॉजी क्या होते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसने भी अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर ली। कैसी चेंज करी कि चेंज करके ये नियर बाय प्लांट के ऊपर पैरासाइट हो गए, जबरदस्त भाई, बहुत ही खतरनाक, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी में बदलाव। और ये पैरासिटिक जब हुए तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सेक्सुअल हो गई, और इनका नाम हुआ जिब्रेला यूजी कोराए। अभी नाम पढ़ के हटे हैं क्लास एस्को माइसिटीज में, अभी यही नाम लिखा है। और यहां लिखते हैं ये कैसा हो गया, पैरासिटिक। क्या कॉज करता है, पेकिनेस और फुलिश सीडलिंग इन राइस। काय का मेंबर है, दिस इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। यानी कौन सी स्टेज बोलोगे इसको, परफेक्ट। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट स्टेज। पर ऊपर जाओ तुम। क्या हुआ, और इसको मैं लिखूंगा तब परफेक्ट स्टेज। यहां लिखा है इम्परफेक्ट, और वो हो गई परफेक्ट।
डन। तो ये एक करेक्टर। दूसरा सुनो कि हमने कर दी शिफ्टिंग, तो क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ, दे रिप्रोड्यूस, मतलब सेक्सुअल नहीं करते, लेकिन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कॉमनली बाय कोनिडिया। इनमें कोनिडिया ही बनेगा। अच्छा, या फिर वेजिटेटिव भी करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। एशन, एंड देन वी स्टेट ड्यूट्रोमाइसिटीज के लिए कि मेंबर कैसे हैं। मेंबर्स आर मोस्टली डिकम्पोजर्स, इनमें ज्यादातर मेंबर डिकम्पोजर्स हैं। इंपॉर्टेंट इन मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल, वही नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल वगैरह वगैरह। नहीं तो बचे हुए मेंबर क्या हो जाएंगे? पैरासिटिक। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। Some of the important example, not all. नाम ट्राइकोडर्मा, और मैं इसे दो कारण से जानता हूं। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, दोनों पढ़े। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने? साइक्लोस्पोरिन ए। और हार्जियनम बायो कंट्रोल एजेंट, मैं लिखूंगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरमिस इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, नाम साइक्लोस्पोरिन ए, इन्हीं से मिला है। अल्टरनेरिया सोलेनी, ये डिजीज कॉज करता है। इसका नाम होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक और एग्जांपल, कोलिटोट्राइकम फलकेटम, कॉज रेड रॉट ऑफ गर केन, ये कुछ नाम है। रिंगवर्म सुना है? एक
फंगस है, उसका नाम है ट्राइकोनोफाइटॉन इंटरडिजिटलस। ये रिंगवर्म का टाइप होता है, काइंड ऑफ रिंगवर्म। वो दाद जिसे कहते हैं, ये कोई वर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम है वर्म इसका। ओके, ड्यूट्रोमैसिडीज भी हो गया फंगस। ये एनिमल प्लांटी का कंपैरिजन अपन बाद में करेंगे, हम उन्हें पढ़ते हैं जो किसी किंगडम में नहीं खपे। चलो अच्छा पढ़ लेते हैं यार, पढ़ तो कुछ भी नहीं पाएंगे कायदे से उसमें से, क्योंकि ये पूरी एक क्लास लेके जाता है वायरस। इसके ना लेकिन रीड लगाना, इसमें एनिमल प्लांटी वाला पोर्शन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने दो पैरा में दिया, हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है, कि एनिमल किंगडम के कुछ कैरेक्टर लिखे हैं, प्लांट किंगडम के कुछ कैरेक्टर है। चालू वहीं से करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड, लाइकेन, माइकोराइजा। हाँ, वो कल 185 लाने वाले हैं सर, 180 में से। आइडिया दे दिया सर, बाकी आप बताएं। और